मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण वर्ष 1915 से 1935 ईसा। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईसा। देश में बढ़ रही राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा के कारण वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ऐतिहासिक महत्व की दो घटनाएं हुई। कांग्रेस के दोनों पक्ष उदारवादी एवं उग्रवादी पुनः एक हो गए एवं कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हो गया। लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादियों के पुनः कांग्रेस में प्रवेश के कई कारण थे। पुराने विवाद अब अप्रासंगिक एवं अर्थहीन हो चुके थे। यह महसूस किया गया कि विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है। एनी बेसेंट तथा तिलक के द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता का देहांत हो जाने के कारण व्यापक विरोध की संभावनाएं बन गई थीं तथा तिलक ने भी घोषित किया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन डोमिनियन के पक्षधर हैं, न कि पूर्ण स्वतंत्रता के। उन्होंने इसे स्वराज कहा। दिसंबर 1915 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ बंबई में हुए। इतिहास में पहली बार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि एक साथ कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। वर्ष 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का अधिवेशन पुनः साथ साथ लखनऊ में हुआ। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। दूसरी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, जो उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के मित्र थे। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को समीप लाने में एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लखनऊ में कांग्रेस एवं लीग के मध्य समझौता हुआ, जिसमें भारत के भावी शासन और स्वराज्य के बारे में दोनों संगठनों की कमेटियों ने मिलकर योजना तैयार की। यह कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत यह मांग की गई कि सरकार भारतवासियों को स्वराज देने की ओर सुनिश्चित कदम उठाए, साम्राज्य के पुनर्गठन में भारत को पराधीनता की स्थिति से निकालकर वही स्थान दे दो एक स्वशासित अधिराज्यों डोमिनियन स्टेट्स को प्राप्त है। कांग्रेस लीग समझौता। कांग्रेस और लीग के बीच समझौते के मुख्य बिंदु थे। कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार किया। मदन मोहन मालवीय, C.Y. चिंतामणि इस समझौते के विरुद्ध थे। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाने पर सहमति बनी। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाने पर सहमति। यह निश्चित किया गया कि यदि किसी सभा में कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय के हितों के विरुद्ध हो तथा 3/4 सदस्य उस आधार पर उसका विरोध करे तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। समझौते के पश्चात दोनों ने सरकार को संयुक्त प्रस्ताव सौंपा, जिसमें निम्न बातें सम्मिलित थीं। उत्तरदायी शासन की स्थापना के संबंध में घोषणा, निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि एवं अधिक अधिकार तथा वायसराय की कार्यकारिणी में आधे से अधिक भारतीय हों। होम रूल आंदोलन 1916 ईसा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा एवं स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आए। बहुत सारे नए क्षेत्रों में आंदोलन का प्रसार हुआ तथा मध्यवर्गीय नेतृत्व की एक नई पीढ़ी सामने आई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा चलाए गए होम रूल आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद के अखिल भारतीय स्वरूप की दिशा में प्रयास हुआ। भारत में होम रूल लीग का गठन आयरलैंड के होम रूल लीग के नमूने पर किया गया था। एनी बेसेंट और तिलक इसके प्रणेता थे। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। आंदोलन की पृष्ठभूमि। वर्ष 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों से मोहभंग, व्यापक सुधारों के लिए उग्र आंदोलन की आवश्यकता का अनुभव। जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हो गए, जो स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने के लिए अवसर तलाश रहे थे। इस आंदोलन से जुड़े एनी बेसेंट ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर भारत में आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। तिलक की होम रूल लीग। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने बेलगांव, पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक था।
तिलक ने अपने पत्र मराठा तथा केसरी के माध्यम से प्रचार करना प्रारंभ किया। तिलक ने होम रूल का प्रचार करने के लिए अनेक स्थानों का दौरा किया तथा लोगों को समझाया कि इस आंदोलन की जरूरत क्यों है। उन्हीं के शब्दों में, भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे। भारतीय जनता को अब अपना हक लेना ही होगा, उन्हें इसका पूरा अधिकार है। तिलक ने क्षत्रिय भाषा में शिक्षा तथा भाषाई राज्यों की मांग को स्वराज से जोड़ दिया। तिलक की होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा व सचिव MC केलकर थे। एनी बेसेंट होम रूल लीग। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को अपनी होम रूल लीग का सचिव बनाया। होम रूल लीग की स्थापना करने की योजना इन्हीं के दिमाग की उपज थी। इन्होंने 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ में इसके विचारों को रखा। एनी बेसेंट की लीग से सुब्रमण्यम अय्यर, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, VP वाडिया जैसे नेता जुड़े थे। एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय अडियार मद्रास में था। आंदोलन की सफलता। होम रूल आंदोलन की लोकप्रियता के कारण कांग्रेस में पुनः उग्रवादियों का प्रवेश हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई शक्ति एवं चेतना का संचार हुआ। एनी बेसेंट वर्ष 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। होम रूल आंदोलन ने शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार को नवीन नीति के निर्धारण के लिए बाध्य किया। होम रूल आंदोलन केवल भारतीयों में ही लोकप्रिय नहीं हुआ, बल्कि होम रूल लीग की स्थापना अनेक बाह्य देशों में भी हुई। 7 जून 1916 को लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई। इस होम रूल के महासचिव ग्राह्य पाल बने। इसके द्वारा व्हाट इंडिया वांट्स जैसे पर्चे बांटे गए। अक्टूबर 1915 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना हुई। इस लीग द्वारा भारतीय होम रूल की गतिविधियों की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराई जाती थी। आंदोलन का अंत। होम रूल लीग की लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करने के लिए तिलक द्वारा होम रूल की सभाओं में दिए गए भाषणों के आधार पर जुलाई 1916 में उन पर मुकदमा चलाया। तिलक की ओर से पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों के एक दल ने कि इसके साथ ही 15 जून 1917 को एनी बेसेंट तथा उनके सहयोगी GS अरुंडेल तथा VP वाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में S सुब्रमण्यम अय्यर, जो होम रूल लीग के समर्थक थे, ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। जनता के विरोध के कारण सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया। मॉन्टेग्यू घोषणा के पश्चात एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग का मदद का काम बंद कर दिया तथा तिलक के वेलेंटाइन सिरोल इंडिया अनरेस्ट के लेखक पर मानहानि का मुकदमा करने लंदन चले जाने के कारण यह आंदोलन नेतृत्व विहीन होकर समाप्त हो गया। नेशनल लिबरल लीग। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की कांग्रेस द्वारा आलोचना की गई। इससे कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हो गया। उदारवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में उस रिपोर्ट का स्वागत किया एवं कांग्रेस से अलग होकर एक नए दल नेशनल लिबरल लीग का गठन किया। गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 1894 ईसा में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन और इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1906 में किया। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य हेतु अहिंसक संघर्ष। इसका प्रयोग इन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में उस कानून के खिलाफ किया जिसके तहत हर भारतीयों को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए टॉलस टाई फार्म का निर्माण करवाया, जो बाद में गांधी आश्रम बना। सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थोरो के निबंध सिविल डिसओबीडियंस से ली थी। वर्ष 1909 में लिखित हिंद स्वराज नामक पुस्तक में गांधी जी ने स्वराज की व्याख्या की है। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से वे सर्वाधिक प्रभावित हुए, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोखले की सलाह पर गांधी जी ने 2 वर्षों वर्ष 1915 से 1916 तक पूरे देश का भ्रमण किया। तत्पश्चात वर्ष 1917 से 1918 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईसा। चंपारण में धनी एवं प्रभावशाली भूस्वामियों की बड़ी बड़ी जमींदारियां थीं।
अधिकांश जमींदारों द्वारा गांवों का पट्टा ठेकेदारों को दिया जाता था। इन ठेकेदारों में सर्वाधिक प्रभाव नील की खेती कराने वाले यूरोपीय लोगों का था। इन्होंने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 कट्ठा में 3 कट्ठा हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करें। यह व्यवस्था 3 कठिया के नाम से जानी जाती थी। 19वीं सदी में रासायनिक रंगों के आविष्कार से नील का बाजार प्रभावित हुआ। यूरोपीय ठेकेदारों ने लगान एवं करों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इसके साथ ही वह अनुबंध से मुक्त करने के बदले में भारी रकम वसूलने लगे। किसानों को अपनी तय की गई रकम पर माल बेचने के लिए बाध्य किया। चंपारण के किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया तथा चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में गांधी जी से भेंट की तथा उनको चंपारण आमंत्रित किया। रामकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी आदि मामले की जांच करने चंपारण पहुंचे। लेकिन गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही अधिकारियों द्वारा उन्हें वहां से वापस चले जाने का आदेश दिया गया। गांधी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया और किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने के लिए तैयार हो गए। गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, जिससे स्थानीय प्रशासन को झुकना पड़ा। इसी बीच सरकार ने सभी मामलों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया तथा गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि 3 कठिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने आयोग से कहा कि किसानों से पैसा अवैध रूप से वसूला गया है, उसके लिए किसानों को हर्जाना दिया जाए। इसके पश्चात बागान मालिक ठेकेदार अवैध वसूली का 25% हिस्सा लौटाने को राजी हो गए। 1 दशक के भीतर बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। एन.जी. रंगा, जो प्रमुख किसान नेता एवं कृषि क्षेत्र के विद्वान थे, ने इस आंदोलन का विरोध किया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल वर्ष 1918। अहमदाबाद में यह आंदोलन सरकारी तंत्र के विरुद्ध न होकर भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध था। यहाँ पर मालिकों एवं मजदूरों ने प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। मिल मालिकों के साथ समझौता वार्ता विफल हो जाने पर गांधी जी ने मजदूरों को भूख हड़ताल पर जाने को कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने 35% बोनस की मांग रखने का प्रस्ताव दिया। मिल मालिक 20% बोनस ही देने के लिए राजी थे। गांधी जी स्वयं अनशन पर बैठ गए एवं भूख हड़ताल की, जो भारत में गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। इसमें मिल मालिकों में से एक अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने उनका साथ दिया, जबकि उनके भाई अम्बालाल साराभाई गांधी जी के दोस्त होते हुए भी उनके विरोधी रहे। उन्होंने इस अवसर पर एक दैनिक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। मजबूर होकर मिल मालिक समझौते के लिए राजी हो गए एवं इन मामलों को एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया, जिसने मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस का फैसला सुनाया। इस तरह आंदोलन समाप्त हो गया। खेरा सत्याग्रह वर्ष 1918। गुजरात का खेरा जिला वर्ष 1918 में भीषण दुर्भिक्ष का शिकार हुआ। इस क्षेत्र की पूरी फसल बर्बाद हो गई। सरकार ने मालगुजारी वसूलने की प्रक्रिया को बंद नहीं किया। इसके अलावा 23% की वृद्धि भी की, जबकि राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से भी कम हो तो किसानों का राजस्व पूरी तरह माफ़ कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए किसानों ने आंदोलन करना शुरू किया। गांधी जी ने उस मुद्दे को उठाया। उन्होंने किसानों को राजस्व अदा न करने तथा दमनकारी नीतियों के प्रति संघर्ष करने के लिए प्रेरणा दी। गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई, बाद में गांधी जी के निजी सचिव बने, इंदुलाल याज्ञनिक आदि के साथ खेरा के गांवों का दौरा किया। गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ़ कर दे तो सक्षम किसान स्वेच्छा से अपना लगान जमा करा देंगे। सरकार ने अपने अधिकारियों से गुप्त रूप से कहा कि उन्हीं किसानों से लगान वसूलेंगे जो देने में सक्षम हो। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। प्रारंभिक सत्याग्रहों के लाभ। इस आंदोलनों ने गांधी जी को अपने तरीकों को भारत में प्रयोग करने का अवसर दिया। गांधी जी इन आंदोलनों के माध्यम से जनता के करीब आए एवं उनकी समस्याओं को समझने का अवसर मिला। गांधी जी को चेतना की जनता की आंदोलनकारी प्रवृत्ति का
मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त हुआ। कई नए नेताओं का उद्भव हुआ एवं साथ मिला।